Hello guys, this is Ajay Singh. So now students, in the last class we have already covered the chapter which is the human reproduction. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो वहां पर हमने कंप्लीट जो है किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है मेल में, फीमेल में, उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को और किस तरह से गैमेटोजेनेसिस होता है, किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, किस तरह से oogenesis होता है, किस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन होता है, कंप्लीटली एग डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस तरह से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो बनने के बाद में किस तरह से उसका पार्चुरेशन होता है, फिर उसमें फीटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है और फिर लैक्टेशनल होता है. तो ये कंप्लीटली जो प्रोसेस है हम हमारे लास्ट लेक्चर में या चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, अब देखो यहां पर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा ब्रीफली पता कर लिया. ठीक है, अब जो हम बात करेंगे चैप्टर वो भी क्या है, इसी से रिलेट करता हुआ है. किससे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो पूरी यूनिट है, ये पूरी यूनिट जो है एक दूसरे चैप्टर को रिलेट करती है. रिलेट करने से मीन्स ये है कि पहले हमने बात करी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फिर हमने किसकी बात करी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो आपको मेरे ऊपर नाम दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हेल्थ होनी चाहिए उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, मुझे एक चीज आपको बतानी है कि आपको सिर्फ क्या करना है, मुझे सुनना है. क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, एक चैप्टर बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सिर्फ करना क्या है, मुझे सुनना है. हम लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहां कवर अप करेंगे, क्योंकि आप इस चैप्टर को अगर कहानी की तरह पढ़ोगे ना तो आपको फट से याद हो जाएगी. जनरल लैंग्वेज में हम इसमें बात करेंगे बिल्कुल, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के हम इस चैप्टर की, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब देखो वर्ड रिप्रोडक्टिव जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं. शुरू करते हैं हमारी बात रिप्रोडक्शन से. भाई हमने बात करी थी कि रिप्रोडक्शन जो कौन कर सकता है, मैमल्स के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर होता है कि क्या करते हैं, किसी यंग वन को बर्थ देते हैं. ठीक है, अब जब यंग वन को बर्थ देते हैं तो इस रेट में क्या हर एक मैमल यंग वन को बर्थ दे देता है? कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते होंगे. ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें मैमल्स के अंदर, हमने बात करी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो उस कंडीशन में एग का और स्पर्म का दोनों का साइमल्टेनियसली क्या होता है, आना जरूरी होता है. ठीक है, तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. और वो कहां पर होता है, एम्प्यूला, यानी कि फूले हुए रीजन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं. तो एम्प्यूला रीजन कहां पर है, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, जहां पर वजाइना के तो छोड़े हुए स्पर्म आते हैं और ओवरी के तो छोड़ा हुआ एग आता है. तो दोनों का जो जंक्शन जहां पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस एम्प्यूलरी जंक्शन. और इसी जंक्शन पर जो फूला पार्ट है एम्प्यूला का, यहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, चलिए अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मीन यहां पर ये आता है कि यहां पर जो पर्सन है वो हेल्दी होना चाहिए. हेल्दी इन द मीन्स, हेल्दी इन द मीन्स की अगर हम बात करें वो यहां पर वो मेंटली फिट होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए और वो सोशली भी फिट होना चाहिए. समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि पर्सन जो है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा तो वो मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए, सेकंड पॉइंट. और कैसा, हम बात करें सोशली, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, जिन लोगों के बीच में वो रह रहा है, वो भी यहां पर हेल्दी इंडिविजुअल्स होने चाहिए, जिनकी मेंटालिटी अच्छी हो, उनकी सोच अच्छी हो, उनका व्यवहार अच्छा हो. तो एक हेल्दी पर्सन की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ये तीनों चीज जो है वो एनवायरनमेंट इनका होना चाहिए. क्लियर है? चलिए, तो देखो इसी इनिशिएट की हम बात करें तो जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो हमारा भारत कब आजाद हुआ था भाई, 1948 में. ठीक है, समझ में आई बात? पता है आपको, अंग्रेजों को हमने खदेड़ के भगा दिया था और हमने एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत के निर्माण की हमने कल्पना करी थी, जो आज भी हम करे जा रहे हैं. ठीक है, तो 1948 में जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, संविधान बना, सब कुछ हुआ, तो सबसे पहले संपूर्ण संसार की हम बात करें, पूरी विश्व की हम बात करें, होल वर्ल्ड की हम बात करें, तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया था, किसके लिए, पॉपुलेशन के कंट्रोल करने के लिए, वो किसने लिया था, हम इंडियंस ने लिया था.
समझ रहे हैं बात को, पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड हम लोग ये इनिशिएटिव हमने लिया था 1951 के अंदर कि भाई कंट्रोल होना चाहिए किस पर, पॉपुलेशन पर। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक जो है प्रोग्राम रखा गया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कब कब किया गया, 1951 के अंदर किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट, तो हम पहला पॉइंट हमारा कवर अप करेंगे किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। पहला पॉइंट होगा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। सॉरी बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम और वी कैन से, क्या कहते हैं इसको हम, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग है ये सबसे पहले कब इनिशिएट की गई थी, प्लानिंग इन 1951। ठीक है, तो 1951 के अंदर इसको प्लान किया गया था। सबसे पहले किसने किया था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में किया गया था। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम पहले बोला, आरसीएच बोला, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरसीएच बोलते हैं। पहली चीज तो समझिएगा, आरसीएच का मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, तो अगर आरसीएच की डेफिनेशन आपसे पूछे तो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, चलो अब बाद में जब इसको दे दिया गया तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस किया गया, इसको यहां पे कर दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम की जगह इसको हमने क्या बोल दिया, यहां पर इसको आरसीएच नहीं लिखेंगे आप, इसको आप आरएचपी लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या किया गया, फिर इसको चेंज करके आरसीएच कर दिया गया, यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, या प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। क्या क्या किया गया, फिर इसको चेंज करके क्या क्या कर दिया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, आरसीएच बोला। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किया गया। अब इस प्रोग्राम में क्या होता है कि यहां पर जनरल अवेयरनेस दी जाती है, किसके बारे में भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। भाई ओवरऑल अगर हम बात करें, हमने एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करी है, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल जो होगा, हेल्दी पर्सन होगा, तो उसमें क्या होगी, पहली चीज तो रिप्रोडक्शन की पावर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग्स को वो जन्म दे सके। ठीक है, दूसरी चीज बात करें, मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो ये हमने एक डेफिनेशन की बात कर ली। इसमें प्रोग्राम चलाया गया सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम 1951 के अंदर, होल वर्ल्ड के अंदर। तो उस टाइम अगर हम बात करें तो उस टाइम जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी, आजादी के टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, लगभग हम मान के चले तो 33 से 35 करोड़ के लमसम हमारी पूरे होल इंडिया की जो है पॉपुलेशन थी। ठीक है, और अगर पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो पूरे वर्ल्ड की अगर 1990 की लमसम की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 बिलियन थी। ठीक, अभी हम इंडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को इनिशिएट किसने किया था, हम लोगों ने किया था, तो पहले हम हमारी बात रखेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो होता है, ये क्या करता है, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर ये अवेयरनेस फैलाता है। किसके बारे में भाई, कि यहां पर जो है आपको अपने आप को फिट तो रखना ही है, साथ ही साथ आपको फैमिली प्लानिंग करके चलनी है। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी होती है, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है अज्ञानता। अज्ञानता बोले तो यहां पर लिटरेसी रेट जो है वो कम है, यानी कि हमारे इंडिया में जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो लिटरेट लोगों की कमी थी। और इवन अगर हम आज की भी बात करें, इतने सालों के बाद भी यहां पर जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी 100% नहीं है। तो जो पार्टिसिपेशन जिनका हो रहा है ना इस
पूरी कंप्लीट जो पॉपुलेशन को बढ़ाने में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, इसमें सारा पार्टिसिपेशन पार्ट किसका है? इलिटरेट पीपल्स का है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में क्या है कि बच्चे जो हैं वो भगवान की देन है ना। तो बेटा भगवान की देन है, हम मना नहीं करते, बच्चों में भगवान बसता है, हम ये भी मना नहीं करते। जब आप बच्चे थे, मैं बच्चा था, तो मेरे अंदर भी ईश्वर बसता था, अल्लाह बसता था, सब बसते थे, वो आज भी बसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये प्रसाद थोड़ी समझना है कि भाई भगवान ने दिया है तो बस करे जाओ। तो एक्चुअल में क्या है, पॉपुलेशन अगर कम रहती तो सोर्सेस जो हैं, जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, उनकी हमें कम उपयोग करने की जरूरत पड़ती, ठीक है। फूड की हम बात करें तो फूड की रिक्वायरमेंट कम होती ओवरऑल। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है यहाँ पर पॉपुलेशन पे। अब आज मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है, इंडिया सेकंड नंबर पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को लगता है कि भाई 1-2 बच्चे नहीं, 4-5-6 होने चाहिए। अब वो जो 4-5-6 बच्चे होंगे, कल को वो बढ़ते हैं, ठीक है, वो बड़े होंगे, उनके भी रिप्रोडक्टिव एज आएगी, रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? वो अपने ऑफस्प्रिंग लेंगे, ठीक है। अब एक फैमिली का एक पर्सन, एक हस्बैंड वाइफ है, उनके 6 बच्चे, चलो 4 मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब 4 लड़के हैं या 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कों का रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा, उनकी 2 लड़कियों का रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा, ठीक है। अगर वो दोनों 2-2 बच्चे पैदा करते हैं तो कितने हो गए काउंट में? ठीक है, तो 2 1 के 2 1 के ऐसे करके 8 बच्चे हो गए, फिर वो 8 के ऐसे, तो क्या होते हैं, यानी कि जो काउंटिंग है वो डबल होती चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि लिटरेसी रेट अच्छी होती, तो अगर किसी कपल्स के 2 बच्चे होते तो 2 के 4 होते, ना कि 4 के 8 होते। तो यहां पर हम क्या कंट्रोल करते हैं? तो अगर हम सिंगल एक फैमिली की बात करें, ऐसी जो है मिलियंस ऑफ फैमिलीज पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट है, तो अगर उनकी काउंटिंग की बात करें तो ये जो काउंटिंग है वो मिलियंस में भी कम हो सकती है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अवेयरनेस बढ़ने लगी। अवेयरनेस किसने बढ़ाई? अवेयरनेस बढ़ाई यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ने भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को पता लगने लगा कि भाई बीमारी नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है, हमें संयमता रखनी चाहिए। साथ साथ हम बात करें कि यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग इन चीजों को समझे। ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। लोग पहले ज्यादा बच्चे क्यों पैदा कर लेते थे? मान लीजिए कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई किसी वजह से, तो बच्चा क्या हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाया, मर गया, तो क्या हो, चलो भाई और पैदा कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अवेयरनेस फैली, तो लोग चीजों को समझना शुरू करने लगे, ठीक है। लिटरेसी रेट भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, तो लोगों को क्या समझ में आया कि हाँ भाई परिवार नियोजन नाम की भी कोई चीज होती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, परिवार नियोजन की जो है शुरुआत हुई। तो यहां पे क्या किया गया, पीपल्स को एडुकेट किया गया। तो हम क्या लिखते हैं, एडुकेट द पीपल, एडुकेट पीपल, द पीपल अबाउट द बर्थ कंट्रोल, ठीक है। क्या किया गया, उनको अवेयर किया गया इसके लिए, भाई बर्थ कंट्रोल के बारे में उनको बताया गया। किसने किया? आरसीएच ने प्रोग्राम कंडक्ट किए, ठीक है। फिर हम बात करें यहां पर केयर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, हमने बात करना शुरू किया, केयर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो एक सबसे बड़ा एक्सप्लोजन जो है यहां पर किसके हम बात कर रहे हैं, बेसिकली यहां पे किस चीज के बारे में, कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओवरऑल कैसे होनी चाहिए थी, हमने बात कर ली इसके बारे में। चाइल्ड केयर प्रोग्राम यहाँ पे चलाए गए, ठीक है। फिर पीपल्स को यहाँ पे क्या किया गया, एजुकेट किया गया, बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया, प्रेगनेंसी में जो केयर होती है लेडी की उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। केयर ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेग्नेंट मदर भी कह सकते हैं, या प्रेग्नेंट मदर और अ प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट मदर, ठीक है। नाउ फिर किसके बारे में बताया गया, पोस्टनेटल केयर के बारे में, ठीक है, पोस्टनेटल केयर। फिर हम बात करें यहां पर तो चाइल्ड के मदर के इंपॉर्टेंस पोस्टनेटल केयर में आ गई चीजें, ठीक है। फिर मदर एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ये सब जो प्रोग्राम है वो आरसीएच के थ्रू चलाए गए। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पर मेन थिंग ये आती है कि भाई बच्चों को जो है यहां पर अगर हम बात करें इस चीज की नॉलेज हो गई,
बूढ़े लोगों को भी, बुजुर्ग लोगों को भी, जवान लोगों को भी, सभी को ये नॉलेज दी गई। किसके थ्रू? आरसीएच के थ्रू। आरसीएच ने क्या करा? जगह जगह कैंप लगाए, लोगों को साक्षर करना शुरू किया। तो आपने नाम सुना होगा प्रौढ़ शिक्षा, ये वगैरह। क्यों? क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी कि भाई फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ, धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाया गया, सब कुछ यहाँ पर आगे किया गया। और फिर अब आगे की तरफ क्या हुआ, यहाँ पर आरसीएच ने जो है ये सब चीजें, स्कूल्स जो एजुकेशन है उसके अंदर भी इनका इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो आज आप जिस एज के अंदर बैठे तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता है। आज कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल सेट है कि आपको क्या करना है, कि हाँ भाई मेरे जब कभी जब मैं रिप्रोडक्टिव एज में हूं तो मेरी कभी शादी होगी तो मेरे क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो 1 या 2 होंगे। आई बात समझ में? तो ये मेंटली इस चीज को सेट किया गया। क्लियर है? चलिए फिर दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल्स में बताया गया, तो ये पॉइंट भी हम कवर अप करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। और हम बात करें इसके अंदर तो सेक्स से रिलेटेड कुछ मिथ्स है या मिसकंसेप्शन है, उनके बारे में नॉलेज दी गई। ठीक है ना, सेक्स रिलेटेड इश्यूज एंड सम मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। ठीक है, फिर हम बात करें यहां पर तो पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया गया। मेंटेन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना। ठीक है, नो अबाउट द सेक्स रिलेटेड इश्यूज, एटसेट्रा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से। और फिर दूसरी हम बात करें यहां पर तो अवेयरनेस दिखाई बताएगी किसके बारे में, नॉलेज अबाउट दी किसके बारे में बताया गया, पर्सनल हाइजीन को हम कवर अप कर चुके हैं यहां पर। ठीक है, एसटीडीज के बारे में बताया गया, एसटीडीज विच इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया गया। और हम बात करें किसके बारे में, एड्स के बारे में। ठीक है, तो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, तो एड्स के बारे में सब इन सब चीज की नॉलेज जो है यहां पर आरसीएच ने दी। ठीक है, और बताएं सेफ इंटरकोर्स एंड पर्सनल हाइजीन। ठीक है, इनके बारे में भी बताया गया। क्लियर है? चलो अब देखो बर्थ कंट्रोल के बारे में हमने बात करी यहां पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सन 1900 के हम चलते हैं। ठीक है, थोड़ा बैक चलते हैं, आज से करीबन करीबन कितने, हम बात करें 120 साल पहले। ठीक है, 100 साल पहले चले, 120 साल पहले चले। तो जब अगर हम बात करें 1900 की, ठीक है, कौन से में, इन द ईयर ऑफ 1900। ठीक है, तो इसमें क्या था, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 बिलियन थी। इन द ईयर ऑफ 1900 वर्ल्ड पॉपुलेशन लेशन इज कितनी थी, 2 बिलियन। ठीक है, कितनी थी, 2 बिलियन थी। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती बढ़ती कितनी हो गई, बढ़ने लगी। अब जब बढ़ना शुरू हुई, ये कभी सभी रीजन तो थे। ठीक है, जब पॉपुलेशन बढ़ना हुई तो कितनी हो गई, 1.2 बिलियन हो गई। देन इट विल इंक्रीज अराउंड 1.2
बिलियन। कितनी हो गई ये? लगभग लगभग मान के चले 1.2 बिलियन जो है ये, और सॉरी 1.7.2, कितनी 7.2, इसको 7 कर लीजिएगा, 1.2 से 7.2 बिलियन जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, लगभग लगभग पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन थी, फिर 2 बिलियन से कितनी हुई? 2 बिलियन टू आने वाले समय में 6 बिलियन हो गई। पहले कितनी हो गई? 6 बिलियन। फिर इट विल इंक्रीज अराउंड द 7.2 बिलियन। तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई? 7.2 बिलियन होती चली गई। ठीक है, कब तक की बात करें? ये हो गया 2011 तक, टिल 2011। ठीक है, 2011 तक जब ये काउंटिंग की गई तो कितनी पहुंच गई? 7.2 बिलियन। अब आप खुद देखिए कि सिर्फ 100 सालों की हम बात कर रहे हैं, 1900 से 2000, 110 सालों के अंदर कितनी हो गई? 2 बिलियन थी, और 2 बिलियन से कहां पहुंच गई? 7.2 बिलियन। तो आप इंक्रीज रेट देख रहे हैं कितनी हो गई? लगभग लगभग हम मान के चले तो 4 गुना ग्रोथ रेट है। कितनी है? 4 गुना ग्रोथ रेट है। अब ये 4 गुना ग्रोथ रेट है तो क्यों है भाई? देखिए ना, जब हम आजाद हुए, हम हमारी बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो सिस्टम ह्यूमंस ने कुछ ऐसी चीजें इजाद कर ली, ठीक है, या ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लिए जिनसे हमें नई चीजें मिली। यानी कि अगर हम बात करें कंप्लीटली ओवरऑल हेल्थ पर्सन के अंदर, तो हमने हमारी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, मतलब सॉरी मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गई, नॉट ए बढ़ना। ठीक है, तो डिक्रीज हो गई भाई। आईएमएम की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हो गई, मदर मोर्टेलिटी रेट जो थी वो भी डिक्रीज हो गई। तो यहां पर क्या हुआ? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आए। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हमने लोगों को मरने नहीं दिया, हमने कोई डिजीज हुई तो हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्स कर ली। ठीक है ना, हमने कंप्लीटली जो है जो सिस्टम होता है ह्यूमन हेल्थ केयर का उसको वेल डेवलप कर लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर जो डेथ्स होती थी, तो डेथ के रेशियोज होते थे वो क्या हो गए? डाउन चले गए। तो जब डेथ के रेशियो डाउन चले गए तो यहाँ पे क्या होगा? एक पर्सन की जो लाइफ थी, जो उसकी एज थी, वो बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी आज डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, लगभग लगभग कोशिश हम पूरी करते हैं कि कोई अगर अपकमिंग डिजीज भी है या कुछ और इन्फेक्शन हमें देखा गया है न्यू, तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? कोई ना कोई प्रिपरेशन तैयार करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट भी लगे हुए, सब क्या है? ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखा गया। तो इसके वजह से क्या हुआ? मेन रीजन एक यहां भी आया कि जो पॉपुलेशन बढ़ी वो इस वजह से बढ़ती चली गई। क्लियर है? आई बात समझ में? यहां तक आपको? चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन पॉपुलेशन की, तो देखो इंडियन पॉपुलेशन में अगर हम बात करें यहां पर, तो सन 2000 में हम कितने थे? 1 बिलियन थे। ठीक है, इंडिया की बात कर लें हम। सो इन 2000 कितने थे हम? 1 बिलियन। ठीक है, और अगर 1948 की बात करें, 1948 में हम कितने थे? 35 करोड़। ठीक है, 35 करोड़ थे। तो 2000 में कितने हो गए? 1 बिलियन हो गए। क्लियर है? चलो, 1 बिलियन के बाद हम बात करें तो अब आते आते कितने हो गए हम? 1.2 बिलियन हो गए। ठीक है, कब की बात करें हम? सन 2000 में, तो 2011 तक हम कितने हो गए? 1.2 बिलियन हो गए। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? एक्सप्लोजन हो रहा है एक तरह से। पॉपुलेशन क्या है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आज की डेट में कितनी पॉपुलेशन हो गई? 135 करोड़ से ऊपर है हम लोग। यानी कि हमने आने वाले सालों में हमने क्या किया? 1948 से लेकर अभी तो 2048 आया नहीं है, उससे पहले हमने हमारी जनसंख्या क्या कर दी? जस्ट 4 गुना कर दी। यानी कि 33 करोड़ का हमने 35 करोड़ का हमने 135 करोड़ कर दिया। 100 करोड़, सोचिए आप। और पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग, स्टिल ग्रोइंग, स्टिल ग्रोइंग, ग्रो होती जा रही है। क्योंकि लिटरेसी रेट अभी भी क्या है? कम चल रही है। ठीक है, आप लिटरेट हैं, मैं लिटरेट हूं, पर कहीं गांव ढाणी में आप जाएंगे तो आप अगर सोचेंगे भाई भारत कब आजाद हुआ था, तो किसी को तो ये पता भी नहीं है अभी तक भी कि भाई हाँ भारत कभी आजाद हुआ था। ठीक है, बस नोट पे गांधी जी की फोटो देख ली तो समझ में आता है हाँ भाई गांधी जी थे, लोगों ने सुन लिया तो वो, उनको नहीं पता। ठीक है, तो ये अवेयरनेस ही थी। तो अब उनको शिक्षा भी नहीं इस चीज की, क्या तो वो अभी भी भगवान की देन कुछ लोग समझते कि हाँ। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मैटर कर जाती हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये आपने पॉइंट नोट डाउन किए। क्लियर है? चलो मैं इनको रब करता हूं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जो फैमिली प्लानिंग है वो क्यों इनिशिएट की गई, यहाँ पे जरूरत से ज्यादा।
ठीक है। अब देखो फैमिली प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग में क्या किया गया भाई, नारा दिया गया किस चीज का भाई, अगर हम बात करें तो हम दो और हमारे दो वाला नारा यहां पर लगाया गया, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इट मींस अगर हम बात करें तो ये चीज जरूरी थी, क्यों, क्योंकि हमारी जिस तरह से ग्रोथ हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, हम हर एक 6th ईयर के अंदर जो है, मतलब अगर एक अनुमान लगाया गया है, एक गेस किया गया है कि एवरी 6 पर्सन इज इंडियन। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हम बात करें तो सबसे ज्यादा भागीदारी कौन कर रहे हैं भाई, चाइना दे रहा है और दूसरा हम दे रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एवरी 6 पर्सन इज इंडियन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। समझ में आती है आपको कितनी बड़ी बात है ये, कि हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है, इंडियन है। तो प्राउड टू बी एन इंडियन। बेटा इसको प्राउड करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। देश में नाम रोशन करना और देश का नाम रोशन करना दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अच्छी चीज पे होनी चाहिए। देश का नाम रोशन कैसे कर रहे हैं हम भाई, पॉपुलेशन में नंबर 1 है। आपको पता है इंडिया में ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो 1.7% ग्रोथ रेट है, यानी कि इतनी कैपेबिलिटी है इंडिया के लोगों में कि सिर्फ 8 महीने के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं। समझ रहे हो बात को, 8 महीने में एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं। तो अब आप सोचिए कि 8 महीने में ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अभी अगर हम बात करें जो भी मंथ चल रहा है तो उसमें आप 8 महीने ऐड कीजिए, तो अगले 8 महीने में आने में हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर एक और ऑस्ट्रेलिया हम खड़ा कर देंगे। सोचो एक पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जो है उसको हम 8 महीने में टारगेट करके बैठे हुए हैं। तो क्या ग्रोथ रेट निकल के आती है, ग्रोथ रेट निकल के आती है 1.7%। अगर आप 10 साल का रेशियो निकाल के चलोगे तो कितनी पॉपुलेशन हो गई, मतलब हर साल देखा जाए तो पूरा साल आप तो काउंट कर लीजिए, हम एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ रेट है। अगर इस तरह से ग्रो करते रहे ना तो वर्ल्ड में नंबर 1 तो हम लोग ही आ जाएंगे, चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे। तो बेटा जब जब सब चीजें होंगी ना ये सब चीजों से होगा क्या, ओवरऑल हमारा ही लॉस है भाई। गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग करी थी, क्यों करी थी भाई, सब लोग समृद्ध हों, ठीक है, कोई गरीब ना रहे, ठीक, सब लोगों के पास में सब सुविधाएं उपस्थित हों। तो यही नारा था, ये इसी इनिशिएटिव को लिया था, लेकिन इसका उल्टा हो गया भाई, दिया हमने नारा और यूज लोगों ने कर लिया, ठीक है। अगर आज आप अब्रॉड में कहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की चलो बात कर ले, तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी कम है, ठीक है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, ठीक है। और यहाँ अकेले अगर हम यूपी की बात कर लें, ठीक है, तो हमारे यूपी की पॉपुलेशन जो है वो 3.5 करोड़ है। समझ में आ रही है आपकी बात है। दिल्ली में चल जाए, दिल्ली में, यूपी में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा है, दिल्ली में एट द टाइम बात करें 1.5 करोड़ से ऊपर जनता रहती है। अब आप बताइए, समझ रहे हैं इस चीज को, यानी कि जितना पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर करता है उतना तो हम एक स्टेट में लेके बैठे हैं, उससे ज्यादा लेके बैठे हैं, मानते हो। तो ये है, ये रेट जो है वो रेट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस चीज में यही समझनी है हमें, ठीक है। अब बढ़ने का रीजन भी मैंने आपको बताया भी क्यों बढ़ी। चलो तो मेन पॉइंट कवर अप कर लें, मेन पॉइंट कवर अप कर लेते हैं हम हमारा, कि हम क्या बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट मीन्स every 6 person in world is Indian, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि हर छठा आदमी क्या है, हिंदुस्तानी है, ठीक है। नाउ अब देखो ये क्यों हुआ, ये सब कुछ क्यों बढ़ा भाई, लाइफ स्टाइल भी चेंज हुई आदमी की, रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, पर्सनल हाइजीन, ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम चले रहते, तो इनसे क्या हो गए, और जो डेथ रेट थी वो गिर गई। अब जो लोग आदमी जो 50 साल जी रहा था, अगर वो 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस ड्यूरेशन के बीच में वो अपनी रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, क्योंकि मेल के रेस्पेक्ट में हमने बात करी थी, मेल तो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन फीमेल में मेनोपॉज की जो कंडीशन आती है वो कब आती है, अब तो 50 आती है, ठीक है। तो मतलब 50 ईयर तक की एज तक तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो सकता है। हाँ, हालांकि जो रेट होती है वो स्लो होती है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन की पावर तो होती है मेल के अंदर, थ्रू आउट द लाइफ होती है, जब तक वो पैदा है, जिस दिन से उसने प्यूबर्टी की एज ली है उस दिन से लेकर टिल उसकी डेथ तक। तो स्पर्मेशन जो है कंप्लीट चलता रहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है, टेस्टोस्टेरोन आता रहता है और बनता रहता है, ठीक है। चलो प्रीमोर्डियल सेल्स की हमने बात करी थी, क्लियर है। चलो अब देखो क्या है यहाँ पर, अब ये जो रेशो है वो क्यों हुआ भाई, हमने बात करी यहाँ पर ये किस वजह से हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम बात करें यहाँ पर इंक्रीज द हेल्थ कंडीशन,
increase health condition and increase health condition and lowest death ratio. ठीक है, लोवेस्ट डेथ रेशियो हो गया. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और हम कहते हैं कि या हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि डिक्रीज दी IMR. ठीक है, IMR से मतलब क्या है यहां पर? IMR से मतलब यहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, IMR कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई. ठीक है, सेकंड हम बात करें इसके अंदर डिक्रीज दी MMR. MMR से मतलब क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. मैटरनल मोर्टेलिटी. ठीक है, मोर्टेलिटी रेट. क्लियर है? तो यहां पे क्या हुआ? डिक्रीज हो गई MMR भी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो गई. भाई जब डेथ रेशियो भी कम हो गया, इससे वजह से हुआ. अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ? इंप्रूवमेंट हुआ हेल्थ प्रोग्राम में, हेल्थ केयर सर्विस में. सो इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है, तो हम क्या हुआ? हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने लगे. हमने कहीं ऐसे इक्विपमेंट बना लिए जो इंसान को मरने नहीं देते. ठीक है ना, हम उसको क्या करते हैं? जिंदा रख लेते हैं. तो ये सब चीजें क्या हुआ? इंप्रूवमेंट हुआ तो क्या हुआ? डेथ रेट का इशू भी गिरा और लोगों में क्या, वो जो उनकी जो लाइफ लॉन्ग है, लाइफ जर्नी है, वो बढ़ने लग गई. तो ये भी रीजन हुआ. भाई पॉपुलेशन तो कहना कैसे ना कैसे बढ़ी रही है ना, तो रीजन ये निकल के आते हैं. ठीक है, हेल्दी लिविंग कंडीशन, हेल्दी लिविंग कंडीशन. तो अगर आप देखेंगे आज आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? घर में रह रहे हैं, आप सेफ तरीके से रह रहे हैं. कहीं बाहर आप घूमने जा रहे हैं तो आप गाड़ी में जा रहे हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें घर में, सारी सुख सुविधाएं लगी हुई है. AC लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ठीक है, कूलर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है. तो सुख सुविधाएं भी बढ़ रही हैं. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से नहीं मर रहे हैं, कोई गर्मी से नहीं मर रहा, कोई सर्दी से नहीं मर रहा. ठीक है, सबके पास अपने अपना कुछ ना कुछ ठिकाना सबने कर रखा है. आई बात समझ में? तो इससे भी क्या हुआ? जो रेशो है वो बड़ा है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर डेथ रेशो को हम लेके चलेंगे. हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं. इन सभी चेंजेस की वजह से क्या हुआ? कंप्लीटली जो है इस पे फर्क पड़ा है. किस पे? हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे भी. क्लियर है? आई बात समझ में? नाउ अब देखिए, तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर ये निकल के आते हैं. इनको हम बोल देंगे स्टार पॉइंट्स हैं एक तरह से ये. ठीक है, इनको स्टार पॉइंट कंसीडर करेंगे आप. ठीक है, ये सभी स्टार पॉइंट्स हो जाते हैं. तो इनको आप देखेंगे तो इन्हीं कंडीशन की वजह से हुआ है. क्लियर है? चलो नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो अब यहां पर जब गवर्नमेंट के थ्रू एक नारा लगाया गया, क्या भाई पॉपुलेशन तो रेगुलर बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट ने नारा दिया सन 1980 के अंदर. क्या भाई? हम दो हमारे दो. समझ चुके थे कि भाई इंडियन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो 1980 में क्या हुआ? नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो. ठीक है, सो इन 1980 हम दो हमारे दो. ठीक है, मतलब दो हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे. क्लियर है? ठीक, फिर 1990 में आते आते ये नारा क्या हो गया? हम दो हमारा एक. ठीक है, और हम दो हमारे दो, और नहीं यहां पे भी, हाँ 90 में भी ये हुआ हम दो हमारे दो. ठीक है ना, हमारे दो. लेकिन डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड 3 years. ठीक है, बट इन डिफरेंस बिटवीन बोथ चाइल्ड इज 3 years. ठीक है, बट इन गैप डिफरेंस भी लिख सकते हैं हम, गैप डिफरेंस. ठीक है, क्लियर?
फिर नारा आया सन 2000 की हम बात करें, इसमें क्या नारा आया? हम दो हमारा एक। क्या नारा आया बच्चों? हम दो हमारा एक। तो बेटा आपको लग रहा होगा सर तो व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख रहे हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नहीं बेटा, एक्चुअल में लैंग्वेज नारा यही था कि हम दो हमारे दो, पुराने टाइम में हम दो हमारे दो, उनके बीच में 3 साल का गैप, फिर हम दो हमारा एक, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही थी। तो आज के टाइम भी क्या है, हम दो हमारा एक का जो नारा है चला जा रहा है। अब बेटा इसको और तो कम नहीं कसते ना, बस कि हम दो और हम, बस हम दो, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हर किसी को क्या करना है, अपनी स्पीशीज को आगे लेकर जाना है। हमने एवोल्यूशन में बात कर ली थी इसके पहले ही, ठीक है ना। एवोल्यूशन में बचपन में पढ़ा हुआ है आपने, तो एवोल्यूशन की चीजें आती हैं यहाँ पर भी, यानी कि आपके 9th क्लास की बात करें तो वहां पर भी एक लेवल पर आपने इसको कंप्लीट किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। आती है बात समझ? चलो, तो हम दो हमारा एक का जो नारा है ये भी क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ, ठीक है। अब जब बेटर कंडीशन में हम लोग जीने लगे, सब चीजें होंगी, ठीक। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, फिर बात की गई किसकी, भाई ये चीजें तो है ही सही, अब बात की गई यहाँ पे पर्सनल हाइजीन की, हेल्थ के बारे में भी। तो यहां पर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को भी यूज किया गया। किसको यूज किया गया? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। भाई लोग को अवेयरनेस देना, भाई मान लीजिए जब तक कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, कोइटस करते हैं, ठीक है, कोई सेफ नहीं होता है, और फिर इसमें क्या प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को समझते हुए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, भाई लोगों को अवेयर किया जाए किस चीज के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में, कि भाई आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी यहां पे इंटरप्ट नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर जो बर्थ कंट्रोल हो रही है उसको करना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल करना है। तो इसलिए लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई, चीजों के बारे में उनको बताया गया। तो यहां पर जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है उसके बारे में यहां पर चीजों को सामने लाया पब्लिक के में, और उनको आरसीएच ने कंडक्ट किए, कई प्रोग्राम कंडक्ट किए और इन चीजों के बारे में बताना शुरू किया। तो यहां पर इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब शुरू होता है किस चीज के बारे में, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे कॉन्ट्रासेप्शन चीजों पर पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो फटाफट क्या करेंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में। क्लियर है? चलिए, ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने? चलिए, तो यहां पर हमने इस चीज को कंप्लीट किया। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, सॉरी बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। भाई यहां बेसिकली ये है कि बर्थ कंट्रोल करना हमारा मेन एम था। तो यहां पर जो प्रोग्राम हुआ, जो प्रोग्राम चला पूरा, वो ये था कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, बर्थ कंट्रोल भी कंप्लीट किया जाए और लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, इस तरह के कुछ जो है काम किया जाए ताकि पब्लिक को परेशानी भी ना हो, ठीक है, और यहां पर बर्थ कंट्रोल भी हो जाए, ठीक है। चलो, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक। अब देखो सबसे बड़ा टास्क क्या था यहां पर, भाई पहली चीज तो ये है कि ये हर आदमी की पहुंच में होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो ये सस्ता होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। भाई इंडियन आदमी की क्या मेंटालिटी यही है, सस्ता भी हो, सुंदर भी हो, टिकाऊ भी हो, ठीक है। मतलब गाड़ी मजबूत भी हो, पेट्रोल भी कम पिए और एवरेज भी ज्यादा दे। समझ में आ रहा हो? सबकी डिजायर होती है ये। तो यहां पर इस चीज को फिलफिल करना था, तो मेन चीज क्या था कि एक तो ये होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाना। कैसा होना चाहिए? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कैसा होना चाहिए? एक तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए, दूसरी हम बात करें तो कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। भाई यूज करने वाला उसके लिए फ्रेंडली होना चाहिए, ज्यादा कोई मतलब ऐसा कोई टेक्निकल चीज नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई यूज ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होनी चाहिए जिसके रिजल्ट अच्छे हों, ठीक। दूसरा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तीसरा हम बात करें इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली होनी चाहिए, ठीक है। यूजर फ्रेंडली एंड इजी अवेलेबिलिटी, ठीक है। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट तो ये कवर होता भाई, आइडियल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है?
नेक्स्ट हम बात करें विथ नो साइड इफेक्ट, with no side effect, user friendly, no side effect, or we can say easy availability with no side effect, and और अगर साइड इफेक्ट है भी तो with minimal side effect, with minimal या minimum side effect. ठीक है, क्लियर है। चलो थर्ड हम बात करें एफिकेसी जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, विद गुड एफिकेसी, एफिकेसी। ठीक है, रिजेक्शन रेट इज 0। ठीक है, 0 रिजेक्शन रेट होनी चाहिए। ठीक, दूसरी हम बात करें तो इट शुड नॉट इंटरफेरेंस, it should not interference, it should not interference with sexual desire, मतलब जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी इससे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, विद सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, नाउ एंड सेक्सुअल डिजायर and or we can say interference with sexual desire and sexual act भी कह सकते हैं, and sexual act। ठीक है, easy availability मतलब cheaper in price, cheaper and price। ठीक है, and easy affordability, easy affordable, easy affordable, है ना। एंड जहां पर अब इजी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वहां पे क्या होगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री, देन द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इन्हीं मेथड्स के बारे में बात करेंगे हम बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कई सारे जो है नेचुरल मेथड भी काम में ले आते हैं और कुछ बैरियर मेथड जो है वो भी काम में ले आते हैं। तो देखो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें आइडियली कॉन्ट्रासेप्टिव होगा, जैसे मेल कॉन्डम्स की हम बात करें तो मेल कॉन्डम्स क्या है, आइडियली कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। ठीक है, सक्सेस रेट भी इसमें हाई होती है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसमें 15% तक जो है वो रिजेक्शन रेट भी हो, मतलब हम बात करें कि यहाँ पर रेट ऐसी होती है कि जहां पर जो है स्पर्म जो है वो एंटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होगा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो जो क्वालिटी होती है लेटेक्स के या रबड़ के जो बने हुए कॉन्डम्स होते हैं बेसिकली, तो वो अगर रप्चर होते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो फेलियर रेट है वो 15% तक जाती है, अदरवाइज 85% तक ये रेट सक्सेस रेट होती है। ठीक है, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है मेल कॉन्डम्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी। तो आपको पता है हर जगह मेडिकल स्टोर्स पे सब जगह जो है ये इजीली अवेलेबल होते हैं और गवर्नमेंट भी जो है इनको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। सबसे पहले अगर हम इंडिया में बात करें तो जो कॉन्डम आया था वो कौन सा था, निरोध कॉन्डम था। ठीक है, क्लियर। इनके कोई साइड इफेक्ट तो देखिए लेटेक्स के रबर के बने हुए होते हैं तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसको कवर अप करते हैं और जो सीमन रिलीज होता है वो इन्हीं के अंदर रह जाता है। ठीक है, विद मिनिमल साइड इफेक्ट, तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसके, अगर हो तो भी बहुत मिनिमम है। विद अ गुड एफिकेसी, रिजेक्शन रेट इज 0, तो रिजेक्शन रेट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, इजीली यूजेबल है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद वन टाइम यूज करके आप थ्रो ऑन कर सकते हैं। इट शुड नॉट इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर, तो किसी भी तरह से जो है मेल फीमेल की सेक्सुअल डिजायर को ये इंटरप्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई किस तरह का कोई बैरियर इनमें पैदा नहीं करता है। सो तो दे कैन रीच देयर ओन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो चीपर इन प्राइस, प्राइस में चीपर होता है, गवर्नमेंट भी जो है इनको फ्री में प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इजीली अफोर्डेबल है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल होता है। देन गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो
अब देखो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स की बात करें तो नेचुरल मेथड, एक तो नेचुरल बैरियर होते हैं और एक हम किसकी बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में, बैरियर्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट इफ वी टॉक अबाउट द बैरियर्स, बैरियर्स में कौन कौन से जाएंगे, एक तो नेचुरल बैरियर एंड ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली हम बात करें या बैरियर से लिख सकते हैं इसको हम भी। ठीक है, नेचुरल बैरियर्स एंड द बैरियर्स, यानी कि जो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं हमको यूज करेंगे, बैरियर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, तो यहाँ पर बैरियर में कौन कौन सा जाएंगे भाई, नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल बैरियर में बात करें और बैरियर्स प्रोडक्ट में बात करें तो नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, देखो नेचुरल में हम बात करें यहाँ पर कि जब बेसिकली, चलिए हम इसको पॉइंट वाइज कवर अप कर लेते हैं बच्चों, नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ये आपने लिख लिया, मैं इसको रब कर सकता हूं, मैं इसको रब कर सकता हूं ना। चलिए, तो यहां पर अगर हम नेचुरल बैरियर की बात करें तो जब भी मेल फीमेल का जो कॉइटस होता है, ठीक है, इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में क्या होता है कि जब भी मेल जो है वो अपने स्पर्म को फीमेल की वजाइना से बाहर ही इजेक्युलेट कर दे। ठीक है, क्या कर दे, फीमेल की वजाइना से बाहर इजेक्युलेट कर दे, तो ये क्या हो गया, एक नेचुरल बैरियर की तरह वर्क करता है। भाई जब सीमन अंदर जाएगा नहीं, स्पर्म अंदर जाएंगे नहीं, तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द नेचुरल बैरियर, नेचुरल बैरियर, ठीक है, फिर हम एक बात करें किसकी, बैरियर्स की। ठीक है, तो नेचुरल बैरियर में क्या होगा, ड्यूरिंग द coitus, during the coitus the male ejaculate his sperms outside the vagina of female। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक नेचुरल मेथड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम बात करें मेनली इसके अंदर लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, तो लैक्टेशन एमनोरिया क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है 6 मंथ का, लैक्टेशन एमनोरिया पीरियड of 6 month after the pregnancy। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैरियर मेथड होता है, लैक्टेशनल एमनोरिया होता है बोलते हैं इसको। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं होती है, तो ये जो सेफेस्ट पीरियड माना जाता है किसके लिए, मेल फीमेल के कॉइटस के लिए। ठीक है, चलो बैरियर मेथड की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएंगे, कॉन्डम्स, जिसकी हम बात कर चुके हैं, इसमें कुछ दोनों कैटेगरी आती है, कौन कौन सी, मेल कॉन्डम्स और फीमेल कॉन्डम्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें किसकी, यहां पर जो है कुछ जो वोल्ट्स होती हैं और जो क्या बोलते हैं हम कैप्स होती हैं, वो भी काम में ली जाती हैं। ठीक है, वोल्ट्स यूजेस फॉर फीमेल एंड caps are also used, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बैरियर जो है काम में लिए जाते हैं, वर्ड्स के लिए आती है, सर्वाइकल कैप्स भी बोलते हैं इनको हम, आर यूज्ड, दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, मेल फीमेल कॉन्डम आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज किसका उनका होता है वर्ल्ड वाइड, अगर हम बात करें तो मेल कॉन्डम्स का यूज होता है, फीमेल के कॉन्डम भी आते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी बैरियर्स के रूप में बात करें, जब मेल फीमेल का कोइटस होता है तो उस कंडीशन में या तो मेल अपने पेनिस के ऊपर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसके ऊपर जो है लेटेक्स का या रबर का बना हुआ जो कॉन्डम है वो ले ले, यूज कर ले। तो फिर जब कोइटस हो जाएगा तो उस कंडीशन में जब स्पर्म का इजेक्शन होगा तो वो किसके अंदर होगा, कॉन्डम के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है। और इस केस में अगर मान लीजिए फीमेल कॉन्डम यूज करती हैं तो जो फीमेल क्या करती है, अपने वजाना के अंदर इसको इंसर्ट कर लेती हैं। ठीक है। फिर जब कंप्लीटली जब कोइटस कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो मेल का स्पर्म है वो क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है। तो इसको फिर वापस से यूज जो है बॉडी से बाहर निकाल के और इसको फेंक दिया जाता है। ठीक है। फिर यहीं पे हम बात करें, सर्वाइकल कैप्स होती हैं, सर्वाइकल कैप्स को यूज किया जाता है। वोट्स को जो है फीमेल यहाँ पर यूज करती है। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए, तो यहां तक कंप्लीट हुई चीज, बात अब समझ में आ गई। चलिए अब देखिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में हम बात करेंगे किसकी, आईयूडीज के बारे में। किसके बारे में, आईयूडीज के बारे में। तो आईयूडीज की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या होती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती है। अब ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है इनको लोग आज भी अगर हम बात करें बेसिकली तो आईयूडीज के नाम से नहीं जानते। ठीक है। अगर आईयूडीज की बात करें जनरली, अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई आपने कॉपर टी का नाम सुना है तो आप फट से बता दोगे हाँ। क्यों, क्योंकि टीवी पर जो एड्स वगैरह दिए जाते हैं वहां पर इसका काफी यूज किया जाता है। तो कॉपर टी जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली आईयूडीज है। तो बेसिकली इनको बोलते हैं क्या, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं। और नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या बोल दिया, आईयूडीज बोल दिया। जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, हमारी कॉपर टी आ जाती है। ठीक है। तो एक टी तरह का शेप रहता है इसके अंदर। ठीक है। तो उस तरह से जो है इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल की वजाइना में। और बहुत टिपिकल नहीं होता है ये कोई भी जो प्रैक्टिशनर नर्स होती हैं या डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा ये जो है इंसर्ट करा दिया जाता है कि हम अपने हिसाब से इसको इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिल्वर को जो यूज किया गया था एज ए यहाँ पर किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के लिए। ठीक है। फिर जब सिल्वर बहुत महंगा है तो हर किसी की पहुंच तक पहुंचाना है इसको, तो जो आईयूडीज में क्या यूज किया गया, कॉपर का यूज किया गया। तो ये कॉपर क्या करते हैं, एक तो नेचुरल मेथड भी है तो ये स्पर्मिसिडियल एजेंट की तरह भी काम कर देते हैं। ठीक है। केमिकल मेथड में भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉपर टी को यूज में लिया गया। फिर ना मल्टीलोड 375 को लिया गया, CU7 को काम में लिया गया। तो इस तरह से जो आईयूडीज को भी डिस्कवरी हो गई। क्लियर है। चलो तो आईयूडीज की भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है, ये आपने लिख लिया है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपको आई होप कि चैप्टर पूरा धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बिल्कुल इसको बेसिक से स्टार्ट किया है। और ये सब नॉलेज आपको ऑलरेडी आप जो है आपके एड्स के थ्रू, इन सबके थ्रू आप ले लेते हैं। टीवी पे जो एड्स चलते हैं आपके, उनके थ्रू। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक। चलिए अब देखिए आईयूडीज के बारे में मेनली हम बात करें तो आईयूडीज। ठीक है। तो आईयूडीज में क्या आ जाएगी, पहले अगर हम बात करें तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं। कैसी हैं, कॉपर रिलीजिंग। तो कॉपर यहां पर थोड़ा सस्ता मिल जाता है हमारे पास, हमने क्या किया, सिल्वर की जगह कॉपर यहां पे यूज किया। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है। जिसमें हम बेसिकली बात करें तो यहां पे कौन कौन सी आएगी, CU-T। ठीक है। फिर CU7। ठीक है। फिर मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, इन सबको यहां पे क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं किसकी, स्पर्म की मोटालिटी को। ठीक है। दे सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है। तो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इसमें हम बात करें कौन सी, सेकंड इसमें हम बात करें यहां पर तो सेकंड आपकी हो जाएगी हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है ना। अब हार्मोन रिलीजिंग में क्या रिलीज होता है, मेनली प्रोजेस्टेट की हम बात करें, प्रोजेस्टेरोन हम डालते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो हमने पहले जब चैप्टर कवर किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें भी हमने इसकी बात करी थी। तो हार्मोन रिलीजिंग क्या बोलेंगे इसको, प्रोजेस्टोस्टेट बोलते हैं, प्रोजेस्टोसर्ट। ठीक है। प्रोजेस्टोसर्ट आती है, उसको यूज में लिया जाता है। फिर हम बात करें LNG-20 लेवोनोजेस्ट्रोल को, तो यहां पर काम में लिया जाता है। ठीक। और तीसरी कौन सी आती है, तीसरी आती है यहां पर नॉन मेडिकेटेड
नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड क्या होते हैं? लिपोलूप्स जिनको बोलते हैं। नॉन मेडिकेटेड में क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिपस और लिपोलूप्स बोलते हैं। ठीक है, लिपस लूप्स को जो है यहाँ पे रिलीज किया जाता है। ये क्या होता है? ये फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, फेगोसाइटोसिस, परफॉर्म द फेगोसाइटोसिस, परफॉर्म फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो इस तरह से इन तीनों का यहां पर जो है यूज किया जाता है। अब देखो कॉपर टी को क्या करते हैं? कॉपर टी को तो जो है फीमेल के जो यूट्राइन पार्ट है, भाई इंट्रायूट्राइन डिवाइस की हम बात करें तो यूट्रस के अंदर क्या करते हैं? वजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये कैसा होता है? सपोज कीजिए कि आप जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये यहां से इसको इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, यहां से ये इंसर्ट करा देंगे। इसको इंसर्ट करने के बाद इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे टी शेप बन जाता है इसके अंदर, इस तरह से ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं? धागे निकले हुए रहते हैं। ठीक, अब तो इनकी क्या लाइफ काफी बढ़ गई है। पहले 5 साल के लिए लगा देते थे, फिर 10 साल के लिए भी लगाने लग गए। ठीक, जब भी इनको लगाना होता है तो सिंपली जो है ओपीडी में जाकर, ठीक है, सिंपली ओपीडी का मतलब आउटसाइड पेशेंट ओपीडी जो होती है ना, उसी को बोलते हैं। तो आउटसाइड पेशेंट जो डॉक्टर देखते हैं, वहां पे जाके भी आप इसको जो फीमेल है लगवा सकती हैं। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और इससे क्या होती है? इससे कंप्लीटली जो है बर्थ कंट्रोल होता है। क्या होता है? बर्थ कंट्रोल होता है अगले 5 साल तक। क्योंकि काम कैसे कर रही है भाई? सप्रेस करती है स्पर्म की मोटिलिटी को भी। ठीक है, नेचुरल मेथड की हम बात करें, नॉर्मल नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो ये फेगोसाइटिक नेचर होता है, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी भी कम कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? स्पर्म को भी खा जा रहे हैं। जब स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? सेफर भी रहता है, तो इसको डलवाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये 5 साल से लेकर 5 to 10 ईयर्स तक वर्किंग करती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो कोई भी जो प्रैक्टिशनर्स होंगे वो अच्छे से इसको कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं फीमेल के अंदर। क्लियर है? ठीक, हार्मोन रिलीजिंग की बात करें प्रोजेस्टेरोन, तो मेनली हम इसमें क्या लेते हैं? प्रोजेस्टेरोन काम में लेते हैं। हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब भाई प्रोजेस्टेरोन काम में लेते हैं तो रीजन क्या होता है? देखो, प्रोजेस्टेरोन काम में लेने का मतलब है सर, आपने तो बताया था कि भाई प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। हाँ, मैंने कहा था आपसे कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, लेकिन एक काम और होता है। क्यों? अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, वो लिमिटेड अमाउंट में आता है। लेकिन अगर हम यहां पर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ा दें, अगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अंदर की जो लाइनिंग्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर देगा? ये विस्कस कर देगा। क्या कर देगा? विस्कस कर देगा। जो ये लिक्विड है अंदर का म्यूकस जो बन रहा है उसको विस्कस कर देगा। ज्यादा विस्कस होने की वजह से क्या होगा? जो स्पर्म होंगे जैसे अंदर जाएंगे तो जिनकी मोटिलिटी तो है, लेकिन स्पर्म क्या होंगे? ज्यादा विस्कस होने की वजह से इसी के अंदर अटक जाएंगे। ठीक है, अब जब इस विस्कस पार्ट के अंदर स्पर्म अटक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन क्या होगा? ज्यादा चिपचिपा। भाई आपने बताया सर कि पहले भी चिपचिपा होता है। हाँ, चिपचिपा होता है स्पर्म के लिए, लेकिन होता क्या है कि ज्यादा चिपचिपा, यानी कि अगर आपने मान लीजिए एक तो आप सिंपल पानी में पैर दे रहे हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, और एक मैं आपसे कह दूं कि आप एक गंदे कादे के अंदर आप पैर दे दीजिए, तो क्या होगा? आपको पैर निकालने के लिए फोर्स करना पड़ेगा, या हाथ निकालने के लिए फोर्स करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? अंदर का जो एनवायरमेंट है वो कैसा कर दिया हमने? हाईली प्रोजेस्टेरोन देके विस्कस कर दिया। जब ये विस्कस एनवायरमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो स्पर्म है वो यहां पर अटक जाते हैं और इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इनकी मोटिलिटी रेट भी क्या हो गई? कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है? हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं। ठीक है, और ये क्या? सस्टेन रिलीज फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं। किस फॉर्म में? सस्टेन रिलीज। ठीक है, तो स्किन के अंदर भी लगा रहते हैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे फॉर्म में क्या है? जो प्रोजेस्टेरोन है वो रिलीज होता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो विस्कोसिटी है वो कंप्लीट बनी रहती है, तो स्पर्म जो है इनमें ट्रैप हो जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब मान लो कहीं से थोड़ा बहुत गैप लगे, स्पर्म आगे बढ़ भी गया, तो फेलियर रेट तो हर किसी की चांसेस जो है थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होंगे? यहाँ पे फेलियर रेट जो है बहुत कम होती है, 1 से 2% हम कह सकते हैं। क्लियर है? नॉन मेडिकेटेड मेथड में बात करें तो फेगोसाइटिक स्पर्म नेचर होता है, तो ये क्या करता है? स्पर्म्स को ही खा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन को यहाँ पे यूज में लिया जाता है। ठीक, जैसे हमने बात करी थी अनवांटेड 72 घंटों के अंदर बीते ले लेते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती, वहां पे क्या है? यही हार्मोन काम में ले जाते हैं। एस्ट्रोजन को काम में लिया जाता है और प्रोजेस्टेरोन को कॉम्बिनेशन पिल के अंदर इसको काम में लिया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक, तो इस तरह के कुछ क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को यहाँ पर यूज में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ज्यादा हैवी डोज ना हो जाए तो आज के लेक्चर को हम क्या करते हैं? यहीं पर विराम देते हैं, मतलब यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली किसकी बात कर ली? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमने स्टार्टिंग फेज की बात कर ली। ठीक, जिसमें हमने ओवरऑल किसको बोला? रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मेंटली, फिजिकली, सोशली।
ठीक है, तीनों तरह से आदमी फिट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, आरसीएच की हम बात करें तो यहाँ पर रिसर्च जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया। सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग का इनिशिएटिव था वो किसने रखा, हम लोगों ने रखा 1951 के अंदर। क्लियर, उसके बाद हमने कई प्रोग्राम चलाए जिनमें हमने पब्लिक को अवेयर किया, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बताया, ठीक है, मैटरनिटी के बारे में बताया, मैटरनल के बारे में बताया, पोस्ट और प्री और पोस्ट नेटल केयर के बारे में हमने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पॉपुलेशन के बारे में बताया, सब चीजें हमने बताई। फिर उसके बाद हमने यहाँ मेथड लेने शुरू किए, भाई पब्लिक को जो है इस चीज के बारे में बताना, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा हो रहा है तो इस चीज में अवेयरनेस फैलाई गई, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो उनके बारे में बताया गया, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई गई। ये सब प्रोग्राम किस में कंडक्ट हुआ, यहाँ पर आरसीएच के थ्रू कंडक्ट किया गया। ठीक है, फिर हमने किसकी बात करी, हमने यहाँ पे बैरियर्स मेथड की बात करी, यहाँ पे नेचुरल मेथड के बारे में हमने समझा। ठीक है, और कुछ केमिकल मेथड्स के बारे में पढ़ना समझा। फिर हमने किसकी बात करी, यहाँ पे आईओडीज की बात करी, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है, इनको यूज करके हम बर्थ कंट्रोल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और इसी में जो हमने सबसे बड़े बात करें तो हमने आईओडीज के बारे में बात कर ली, कॉपर टी के बारे में, CU7 मल्टीलोड 375 सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, हार्मोन रिलीज में प्रोजेस्टेरोन की हमने बात कर ली। ठीक है, क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को विस्कस बना देता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को जेली चिपचिपा पदार्थ बनता है, वो क्या होता है, विस्कस हो जाता है, तो उसमें स्पर्म ट्रैप हो जाते हैं, तो अपनी वो जो एनर्जी है वो खो देते हैं। ठीक है, तो ये सभी मेथड्स के बारे में हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कवर अप किया। चलिए बच्चों, तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय।